हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समान अध्ययन के सेट 23 में। जी हाँ, इससे पहले जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग 22 सेट्स ऑलरेडी देख चुके हैं। समान अध्ययन के 22 सेट्स, अगर आप में से किसी ने उन सेट्स को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 23। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से वन लाइनर्स को, कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट्स को आज के इस प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड किया गया है। और ये सारे वन लाइनर्स में आपको बता दूं कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर बात की जाए बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की, चाहे वो बीपीएससी द्वारा कंडक्ट की जा रही हो या फिर बीएसएससी द्वारा कंडक्ट की जा रही हो, या फिर बिहार में जो अभी स्टेट की बहाली निकली है, ये सारे वन लाइनर्स को और फैक्ट्स और क्वेश्चंस जो हैं आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इन सभी परीक्षाओं के लिए। तो मैं आपको कहूँगा कि वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखें। और सिर्फ इसी वीडियो के नहीं बल्कि इस तरह के जितने भी वीडियोज़ आपके चैनल पर लगातार अपलोड किए जा रहे हैं, आप सबों को देखते रहें। देखते ही देखते आपको ये सभी सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे और फिर जो भी क्वेश्चंस इनमें से आते हैं आप उन्हें सही सही बना पाएंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से फैक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन एफिल टावर। जी हाँ, एफिल टावर कहाँ है? पेरिस में। जी हाँ, इस तरह का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ सकता है कि एफिल टावर कहाँ है। 4 ऑप्शन आपके रहेंगे, एक ऑप्शन आपका पेरिस रहेगा। तो आपको बताना क्या है कि एफिल टावर कहाँ है? पेरिस में है। जी हाँ, उसके बाद फिर आपका फैक्ट नंबर 2, मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ। जी हाँ, मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ धार्मिक रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इससे तो आप इस वन लाइनर से आप कई तरह की इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। पहले तो ये ग्रेट बाथ आपका कहाँ मिला था? तो मोहनजोदड़ो में मिला था। हड़प्पा सभ्यता का ये एक पार्ट है। तो ये ग्रेट बाथ को किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है, किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये धार्मिक रूप में प्रयोग किया जाता है, आप ये याद रखेंगे। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट वन लाइनर आपके सामने कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है, ऋग्वेद में वो कौन है? सरस्वती है। जी हाँ, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किस नदी को माना गया है? सरस्वती नदी को माना गया है। उसके बाद फिर आपका आता है कि मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन। मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन क्या था? एक धार्मिक आंदोलन था। जी हाँ, एक धार्मिक आंदोलन था, यानी कि इसकी प्रकृति को जो थी, धार्मिक खिलाफत आंदोलन की प्रकृति क्या थी कि एक धार्मिक आंदोलन था, आप याद रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें स्टूडेंट, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होने जा रहा है। फिर पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल, शैल मूल यानी कि मैग्मा कहलाता है। जी हाँ, पृथ्वी की सतह से नीचे, पृथ्वी के अंदर जो आपके चट्टान हैं द्रवीभूत फॉर्म में यानी कि लिक्विड फॉर्म में है, इतना तापमान वहाँ ज़्यादा है कि वो द्रवीभूत हो गए हैं, द्रव में चेंज हो गए हैं। तो उस द्रव रूप को, उनके ये चट्टानों के द्रव के रूप को क्या कहते हैं? शैलमूल। और इसी को इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? मैग्मा। जी हाँ, मैग्मा कहेंगे। आप दोनों नाम याद रखें। हो सकता है कि हिंदी में ही ऑप्शन दिया हो तो आप शैलमूल का चयन करेंगे, और अगर मैग्मा लिखा है तो फिर आप मैग्मा याद रखें, मैग्मा ही आपका आंसर होगा। उसके बाद फिर आपका है हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। जी हाँ, बिहार में होने वाली परीक्षाओं की अगर प्रकृति देखी जाए तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस चीज़ में प्रसिद्ध है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी अक्सर देखने को मिलते हैं। तो हरिप्रसाद चौरसिया एक मशहूर, एक प्रसिद्ध चेहरा है, आप याद रखेंगे कि ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो एक बांसुरी वादक में ये प्रसिद्ध है। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है कि विजय घाट यमुना नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ, यमुना नदियों के किनारे स्थित महत्वपूर्ण स्थान, महत्वपूर्ण शहरों से रिलेटेड भी क्वेश्चन अक्सर बिहार में पूछे जाते हैं। तो आप याद रखें कि विजय घाट क्या है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद फिर आपका है नियाग्रा प्रपात। नियाग्रा प्रपात कनाडा अमेरिका के सीमा पर है। जी हाँ, नियाग्रा प्रपात कहाँ है? तो आप याद रखेंगे कि ये कनाडा अमेरिका के सीमा पर है। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन चिपको आंदोलन, बहुत ही इम्पोर्टेंट आंदोलन रहा भारतीय इतिहास में चिपको आंदोलन, और इसको प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। जी हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा। याद रखेंगे कि चिपको आंदोलन शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आपके सामने कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट। जी हाँ, विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। जी हाँ, टंगस्टन का बना होता है, आप याद रखें। और ये भी याद रखें कि क्यों बना होता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट, जी हाँ, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के रूप में यूज़ होता है। तो ये आप याद रखें कि इस तरह का क्वेश्चन भी इससे आए, आप बना पाएँ।
मानव निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा यानी कि सिंथेटिक फाइबर, संश्लिष्ट रेशा सिंथेटिक फाइबर कौन था? वो नायलॉन था। जी हाँ, नायलॉन। आप याद रखेंगे कि मानव ने सबसे पहले जो सिंथेटिक फाइबर संश्लिष्ट रेशा बनाया था वो क्या था? नायलॉन था। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट वन लाइनर आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन और इस तरह के बहुत सारे वीडियो लगातार आपके चैनल पर अपलोड किए जाते रहते हैं। उसके बाद फिर आप वन लाइनर देख सकते हैं कि 95 डेसिबल, जी हाँ 95 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि तीव्रता को व्यक्ति द्वारा नहीं सुना जा सकता। तो आप याद रखेंगे कि मानव का जो कान होता है, ह्यूमन ईयर, वो कहाँ तक कितनी तीव्रता को सुन सकता है? तो 95 डेसिबल से ऊपर नहीं सुन सकता। तो साउंड, ध्वनि की तीव्रता को नापने का यूनिट डेसिबल है, ये भी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि ध्वनि की तीव्रता को किस में नापते हैं? तो डेसिबल में नापते हैं। और कितने डेसिबल को ह्यूमन ईयर यानी कि मानव का कान सुन सकता है, उसके ऊपर नहीं सुन सकता। तो अपर लिमिट जो आपका है वो 95 डेसिबल है। उसके बाद फिर आपका आता है ओपेक। ओपेक क्या है? OPEC तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है। जी हाँ, तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है ओपेक, आपको ये याद रखना है। उसके बाद फिर आपका वन लाइनर आता है यहाँ पर कि भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी, ऐसी बेरोजगारी जो आपको दिखाई ना दे, अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो वो कृषि में पाई जाती है। आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र से ये क्वेश्चन है आपका कि भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि में पाई जाती है। उसके बाद फिर आपका वन लाइनर आपके सामने, रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा मैनरहीन है। रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? मैनरहीन। आप याद रखेंगे, रूस और फिनलैंड के बीच, दो देशों के बीच की रेखा के नाम को भी अक्सर बिहार में पूछा जाता है, तो आप ये भी याद रखें। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये जो आपका IMF है, ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है। जी हाँ, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है। इस सम्मेलन के बाद ही ये IMF का गठन किया गया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका गठन किया गया था। तो ये उसी की देन है। किसकी देन है? ब्रेटन वुड आंदोलन की देन है, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये सारे वन लाइनर्स स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और ख़ासकर वो प्रतियोगी परीक्षा बिहार में हो रही हो, चाहे वो TET हो, STET हो, या फिर BPSC या BSSC द्वारा कंडक्ट की जाने वाली कोई परीक्षा हो, तो ये सारे वन लाइनर्स बिल्कुल उसी पैटर्न पर हैं जिस तरह के क्वेश्चन आपका बिहार में पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप बार बार देखते रहें, वीडियोस को बार बार देखते रहें, ताकि ये सभी आपको आसानी से बिना ज़्यादा एफर्ट लगाए हुए याद हो जाए, और इनमें से जो भी क्वेश्चन आपके फाइनल में आए तो आप उसे सही बना पाएँ। तो चलिए आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।